कैसे आप लोग बेटा? केमिस्ट्री सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या टॉपिक करता है? जब मैंने बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा सर रिएक्शंस कंफ्यूज करती हैं, रिएक्शन याद नहीं होती। इसीलिए आज आपके लिए केमिस्ट्री के सारे की सारी रिएक्शन इस एक वीडियो में आपको मिलने वाली है। इसके बाद भी अगर आपको डाउट रहे तो आप कहना सर मजा नहीं आया। ठीक है, तो शुरू करें। आर यू रेडी फॉर इट? चलिए, तो पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बेसिक्स आपको पता है। सबसे पहले जब आप चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी आपको दिखाई देती है। और क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं। एक होती है वर्ड इक्वेशन, जहां पे आप इस तरह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को लिखते हैं, और जब इस वर्ड इक्वेशन को हम चेंज कर देते हैं केमिकल सिंबल्स की फॉर्म में और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का नंबर जब हो जाता है बराबर, तो वो कहलाती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, या आयरन वाटर के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन रिलीज होती है। बहुत बार स्पेसिफिक कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो इन कंडीशंस को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में जो एरो है उसके ऊपर लिख के रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे कॉमन रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस की है वो आप देख पा रहे होंगे, आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो वहां पे सनलाइट और क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, तो इनको हमने मेंशन किया है यहाँ पे। एंड ओवरऑल बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपको देखने को मिली। क्लियर बच्चों? तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहली टाइप होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जो नाम है उसी के हिसाब से आपको चलना है। कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन होना, जुड़ना। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दें तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा? तो आपकी एनसीईआरटी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब हम देखते हैं तो बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए, यस और नो? बताओ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन ये आपको देखने को मिलती है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट इज रिलीज्ड, है ना? तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना बेटा विग्रसली रिएक्ट करता है किसके साथ? वाटर के साथ, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है जिसको हम स्लेक्ट लाइम कहते हैं। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी की रिएक्शन में लिख रहा हूं। अब इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। याद रह जाएगा आपको। अब फर्दर अगर इस रिएक्शन को हम कैरी आउट करें कि स्लेक्ट लाइम का जो सॉल्यूशन है, जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड उसके जो ऊपर से पास की जाती है तो वो बहुत स्लोली रिएक्ट करता है और एक नए कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है ना? कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन लेयर बन जाती है। और इस रिएक्शन का यूज कहां किया जाता है? जो कैल्शियम कार्बोनेट बना वो 2 या 3 दिन के बाद एक शाइनी फिनिश देता है वॉल्स को, तो व्हाइट वॉशिंग के लिए इस रिएक्शन को यूज किया जाता है। राइट? व्हाइट वॉशिंग इन आवर हाउसेस। याद रहेगा आपको, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी तरह जो दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि दो से ज्यादा सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, उन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, है ना? अब इसी के साथ एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी भी दी हुई है जहां पे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस और रेस्पिरेशन प्रोसेस को भी मेंशन किया हुआ है। कि जो पहली रिएक्शन हमने देखी, यहां पे देखिए, यहां पे हीट प्रोड्यूस हुई, तो ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट प्रोड्यूस होती है, हीट रिलीज होती है अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, सच रिएक्शंस आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। हीट इज रिलीज्ड प्लस हीट एनर्जी, तो उन रिएक्शंस को हम क्या कह देते हैं?
एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सबसे कॉमन एग्जांपल, अभी हमने फोटोसिंथेसिस की बात करी थी कि CO2 और H2O मिलके ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर देते हैं। अब इसका रिवर्स, जब ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस, तो CO2 और H2O प्रोड्यूस होते हैं एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, और वो एनर्जी ATP की फॉर्म में रिलीज होती है बेटा, जिसको हम यूटिलाइज करते हैं फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। इसीलिए तो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर ऑपोजिट रिएक्शंस, है ना? क्लियर टू एवरीवन? याद रह जाएगा आपको ये सारा? चलिए, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। एक और एग्जांपल आपसे पूछता हूं जो एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, आप में से अगर किसी को याद हो तो एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए, अदरवाइज मैं लिखने जा रहा हूं। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, है ना? जो हमारा वेजिटेबल मैटर है, जो हमारे लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जब उनको कंपोस्ट में चेंज कर देते हैं, मैन्योर जब उनसे बना लेते हैं, तो क्या होता है? तो भी एनर्जी रिलीज होती है। वो भी एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अब यहां पे एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हो गया। क्या वर्ड आ गया? डिकम्पोजिशन। तो व्हाट इज डिकम्पोजिशन? ऐसी रिएक्शन जहां पे कंपाउंड स्प्लिट करके दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाए। ऐसी रिएक्शन जहां पे एक रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन हो जाए, वो क्या कहलाएगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे कॉमन तरीका ये होता है इसको रिप्रेजेंट करने का कि ए रिएक्टेंट है, बी और सी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है? तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो ये जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन अलग अलग टाइप की होती है। अगर टेम्परेचर हीट की वजह से होती है वो, तो वो क्या कहलाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है? फिर से एनसीईआरटी की रिएक्शन है, आयरन सल्फेट को जब हीट किया जाता है तो आयरन ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड बनता है, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस रिलीज होती हैं। ये जो कलर रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन सल्फेट याद रखना बेटा ग्रीन कलर का होता है, जबकि फेरिक ऑक्साइड रेड ब्राउन कलर का होता है। ठीक है? अब FeSO4 के साथ यहां पे एक और इंपॉर्टेंट वर्ड और टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता रहा हूं। FeSO4.7H2O होता है, राइट? सल्फेट के, फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो अपना वाटर लूज करते हैं। तो आप ये बताइए जो 7H2O है ये क्या कहलाता है? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी जल्दी। दे आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति के प्लेलिस्ट में जाके वहां पे कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है? इसी तरह डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन कहते हैं, उससे क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो जाती है। एनसीईआरटी में एक और एक्टिविटी दी हुई है, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड रिलीज ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, राइट? तो ब्राउन कलर के फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं। तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसके उसका फ्यूम कैसे होगा? फ्यूम कैसा होगा? ब्राउन कलर का। ठीक है? तो लेड नाइट्रेट हीट प्रोड्यूस की हमने, लेड ऑक्साइड बन गया, और साथ में ब्राउन कलर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फ्यूम प्रोड्यूस होता है। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दूसरा टाइप जो है डिकम्पोजिशन का, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। या चलिए एनसीईआरटी में पहले फोटोलाइटिक दिया हुआ है कि सनलाइट के प्रेजेंस में जब डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है तो उसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहा जाता है। कि सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए तो वो सिल्वर प्रोड्यूस करता है और साथ में क्लोरीन गैस रिलीज होती है। सिमिलर रिएक्शन होती है सिल्वर ब्रोमाइड के साथ, राइट? तो ये रिएक्शन वाइडली यूज की जाती है बेटा
ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इन रिएक्शंस को यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका यूज भी हो गया। अब यहां पे फिर से एनर्जी का यूज हुआ। और तीसरा टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, कि जहां पे यहां पे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोजिशन प्रोसेस कंप्लीट की जाए। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर सबसे अच्छा एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को स्टडी करने का। इसका भी बहुत अच्छा सा बहुत अच्छी सी एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। यस और नो, कि दो इलेक्ट्रोड्स ले लिए हमने एज कैथोड एंड एनोड, और दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया किससे, एक बैटरी से। ठीक है, एनोड पे ऑक्सीजन एंड कैथोड पे हाइड्रोजन। ये एक्टिविटी दी हुई है। बीकर में पूरा सेटअप लिया गया, वहां पे वाटर फील्ड है, तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है जब करंट पास किया जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रेस्पेक्टिवली एनोड और कैथोड पे कलेक्ट की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज भी साथ साथ आपकी एनसीईआरटी की हम डिस्कस कर रहे हैं। सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब एक्सोथर्मिक में हमने क्या पढ़ा था कि हीट या एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन ऐसी रिएक्शन जहां पे एनर्जी, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं टू ब्रेक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, तो ये क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक। एंडो मींस इनसाइड, तो यहां पे हमने तीनों केसेस में एनर्जी सप्लाई की है, तो दीज आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्लियर टू एवरीवन? तो इसी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज डबल ऑफ द अमाउंट एज कंपेयर टू गैस कलेक्टेड इन अनदर टेस्ट ट्यूब। आप में से कितने लोगों को यह आंसर याद है, ये एक्टिविटी याद है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। तब तक हम चलते हैं अगले टाइप की रिएक्शन की तरफ, विच इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस करने का मतलब होता है टू मूव फ्रॉम देयर पोजीशन, टू मूव फ्रॉम देयर पोजीशन। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। कि एक ज्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके पोजीशन से, उसके सोल्ट सॉल्यूशन से मूव कर देगा। ठीक है, याद रह जाएगा। तो इसमें जो पहला एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पहली रिएक्शन दी हुई है आयन और कॉपर सल्फेट कि आयन नेल्स को डिप करते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। ये वाली एक्टिविटी दी हुई है कि आयन नेल्स को हमने टाई कर दिया इस तरह से, और यहां पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ये एक्टिविटी है, यस और नो? तो कलर चेंज का भी इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बताओ क्या होगा कि आयन जब रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ, तो आयन ज्यादा रिएक्टिव है, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन से, और आयन सल्फेट की फॉर्मेशन हो जाती है और साथ में कॉपर रह जाता है अकेला। तो आयन डिस्प्लेस्ड अनदर एलिमेंट कॉपर। ठीक है जी, तो दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आयन नेल्स कैसी हो जाती हैं, ब्राउनिश। आयन नेल्स बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर, वो फेड हो जाता है। ठीक है जी। दूसरी रिएक्शन जिंक और कॉपर सल्फेट। यहां पे जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर। इसी तरह लेड और कॉपर क्लोराइड, तो लेड क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है। ये तीनों रिएक्शंस एनसीईआरटी में दी हुई है आपकी। तो जिंक और लेड ज्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर, तो उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। अब ये तो हो गया कि एक बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है। देयर आर अनदर टाइप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, कि the reactions in which new compounds are formed by mutual exchange of ions between two compounds.
कि जैसे एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे यहां पे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की जब रिएक्शन करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है और साथ में सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो देखो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कहां कहां हो रहा है, सोडियम चला गया क्लोराइड के साथ और बेरियम और सल्फेट मिल गए, तो दो नए कंपाउंड बन गए, है ना। अब यहां पे जो जो एक्टिविटी दी हुई है आपके एनसीईआरटी में कि एक टेस्ट ट्यूब में हम क्या लेते हैं, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन BaCl2 लेते हैं और ऊपर से हम क्या ऐड करते हैं, वी ऐड सोडियम सल्फेट Na2SO4 उसमें ऐड करते हैं, तो क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है। और जो बेरियम सल्फेट है उसके व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, व्हाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट बनते हैं। सो दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है बेटा, याद रह जाएगा आपको, याद रहेगा, बोलो फटाफट। क्यों हुआ व्हाइट प्रेसिपिटेट, क्यों बना बताओ, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ रिएक्टेंट और दो डिफरेंट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये इनसोल्यूबल है वाटर में, दिस इज इनसोल्यूबल इन वाटर, तो वो सेटल डाउन हो जाता है नीचे यहां पे। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन आर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ये बड़ा कंफ्यूज करती है बच्चों को कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। देखो सिंपल सी बात है, क्या बात है जी, ऑक्सीजन का गेन तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का लॉस क्या कहलाएगा, रिडक्शन। यहां पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है, यहां कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन जा रही है तो क्या है, रिडक्शन है, ठीक है जी। तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया, कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया, ये रिएक्शन भी आपके एनसीईआरटी में दी हुई है कि चाइना डिश में हमने क्या ले लिया, कॉपर पाउडर, उसको हमने करवा दिया हीट बंसन बर्नर की हेल्प से, स्टैंड पे इसको रखा हुआ है हमने, वायर गोज है, सब कुछ है, पूरा सेटअप है ना। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर उसमें दिखाया हुआ है, यहां पे भी हीट हमने सप्लाई की है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। याद रहेगा बेटा, कि सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर गेट्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ये क्या है, ब्लैक कलर का, कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक कलर, ठीक है। क्यों बना ये, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हुई है कॉपर में और कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। अब हाइड्रोजन गैस अगर इसमें से पास कर दे थ्रू कॉपर ऑक्साइड तो जो ब्लैक कलर बना है, ब्लैक कलर की कोटिंग जो बनी है वो दोबारा से क्या हो जाएगी, ब्राउन, क्योंकि उसमें से हमने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन कर दिया। तो दोबारा से बता रहा हूं, सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है ड्यूरिंग ए रिएक्शन, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन लूज करता है ड्यूरिंग रिएक्शन इज कॉल्ड रिड्यूस्ड, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन को आप यहां पे देख सकते हैं, मैंगनीज ऑक्साइड है, यहां से मैंगनीज की फॉर्मेशन, यहां से ऑक्सीजन रिमूव हुई है तो मैंगनीज का हो गया रिडक्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, यहां पे क्या हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही है, सो सच रिएक्शंस आर नोन एज रिडॉक्स, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, सच रिएक्शंस आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस। क्लियर बच्चे, ये सारी रिएक्शंस आपके एनसीईआरटी में चैप्टर 1 में दी हुई है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, अदरवाइज हम चलते हैं अब चैप्टर नंबर 2 की तरफ, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है,
बताओ व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस। ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है इट इज कॉल्ड एसिड, और जो हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करता है वो कहलाता है बच्चों बेस। सिंपल वर्ड्स, ठीक है, याद रहेगा। एसिड और बेस क्या होते हैं, बोलो जल्दी से। तो एसिड और बेस दोनों, एसिड एंड बेस बोथ रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। यहां पे देखो HCl ने जिंक के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड बना दिया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ने जिंक के साथ रिएक्ट किया, सोडियम जिंकेट बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। अब ये टेस्ट फॉर H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, जितने भी वी आप लगाना चाहो वो वाली एक्टिविटी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, ठीक है। क्या एक्टिविटी है बताओ, क्या एक्टिविटी है, यही एक्टिविटी है, यही यही वाली कि हाउ एसिड एंड बेसिस रिएक्ट्स विद मेटल्स, कि हमने उस रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूं जो एनसीईआरटी में दी हुई है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसमें जिंक मिला देते हैं, तो क्या बनता है, जिंक क्लोराइड बनता है, ZnCl2 की फॉर्मेशन हो जाती है और साथ में एक गैस रिलीज होती है जो अभी अननोन है हमारे पास। उस गैस के बबल्स जो प्रोड्यूस हुए, उन गैस के बबल्स को हम एक सोप सॉल्यूशन में पास करवा देते हैं, ठीक है जी। तो जो सोप बबल्स बने उनके पास बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं, बर्निंग कैंडल लेके जब जाएंगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। So pop sound confirms that it is hydrogen gas. pop sound जैसे ही प्रोड्यूस होगी वो कंफर्म हो जाता है कि जो गैस रिलीज हुई थी ये गैस क्या थी, हाइड्रोजन गैस थी। बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है बेटा। तो एसिड और बेस रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। याद रखना है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है जी। चलो दूसरी रिएक्शंस की बात कर लेते हैं कि मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ। तो एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट और देयर बाइकार्बोनेट्स टू फॉर्म सॉल्ट्स, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जबकि बेसिस मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है जी। इसके लिए भी एक एक्टिविटी है आपकी एनसीईआरटी में। देखो दोनों काम हो रहे हैं, सारी रिएक्शंस भी हो रही हैं और आपकी सारी एक्टिविटी भी डिस्कस हो रही है। क्या एक्टिविटी है जी, वही HCl है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ है हमने, दिस इज डाइल्यूट HCl, और उसमें हमने ऐड किया हुआ है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ, Na2CO3। तो Na2CO3 कार्बोनेट हो गया ना मेटल का, और दूसरा हमारा HCl एसिड हो गया, तो इनकी रिएक्शन करवाई जाती है। तो टेस्ट ट्यूब ए में हमने क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बनेगा, NaCl, सॉल्ट बन गया, प्लस ये सॉरी एक्वस होगा, ये सॉल्ट हो गया, प्लस क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2, ठीक है जी। ये लिक्विड है, क्लियर। अब बाइकार्बोनेट के साथ तो सेम रिएक्शन करवा दीजिए, सिर्फ डिफरेंस क्या रखना है, HCl प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, तो वही NaCl बनेगा प्लस CO2 प्लस H2, ठीक, याद रहेगा। इस केस में अमाउंट ज्यादा रहेगा। अब इस सॉल्यूशन में से, अब ये जो गैस प्रोड्यूस हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसमें से अगर हम लाइम वाटर पास कर दें, लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें से जब हम CO2 में जब लाइम वाटर ऐड कर देते हैं तो क्या बनता है,
कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है CuCl3, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, प्लस वाटर। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थोड़ी देर पहले हमने आपको बताई थी, है ना। एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देंगे तो क्या होगा बताओ। एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास कर देंगे तो इसमें से क्या होगा, CO3 में से, CO3 में से CO2 एक्सेस में पास कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि वाटर सोल्यूबल है। ठीक है बेटा जी। तो मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस प्रोड्यूस, बट बेसिस रिएक्ट नहीं करते हैं। ये CO2 वाला टेस्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, राइट। आप लोग इसका क्विक रिकैप करके और इसका जो डायग्राम है, क्योंकि डायग्राम में भी लेबलिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो आपको इसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। अब ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेसिस आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, सोल्ट बना देंगे। कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड बना दिया। सच रिएक्शंस आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कह देंगे बेटा हम, बोलो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कि एसिड और बेस अपना अपना इफेक्ट खत्म कर देते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, सोल्ट बना दिया कि एसिड प्लस बेस या बेस प्लस एसिड एक ही बात है, क्या बन गया, सोल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहां पे भी एक एक्टिविटी दी हुई है एनसीईआरटी में। क्या एक्टिविटी दी हुई है कि हमने लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट, ठीक है, और उसमें ऐड करने हैं फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन क्या है बताओ, इट इज अ इंडिकेटर। तो क्या हो जाएगा, कलर बताओ, कलर चेंज होगा। वीडियो में मैंने बताया था जब हमने चैप्टर डिस्कस किया था कि एसिड के साथ तो कलर चेंज होगा लेकिन बेस के साथ कलर चेंज नहीं होगा। अच्छा, फिनोप्थलीन होता है पिंक कलर का, तो जब एसिड मिलाएंगे तो ये कलरलेस हो जाएगा। चलो मैं बता ही देता हूं, कलरलेस हो जाएगा। अब इसमें दोबारा से हम क्या डालेंगे, इसमें हम NaOH दोबारा से डाल देंगे तो वो पिंक कलर रीअपियर हो जाता है। ठीक है जी। तो एसिड के साथ कलरलेस और बेस के साथ पिंक कलर की रिएक्शन देते हैं। नाउ कॉमन क्या है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन, नहीं एक रिएक्शन और बचती है, आई थिंक एक रिएक्शन और रहती है बेटा हमारी, जस्ट ए सेकेंड, यस, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। कि मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट की फॉर्मेशन करते हैं और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। कॉपर ऑक्साइड ले सकते हो आप प्लस HCl, तो क्या बन जाएगा, CuCl2 प्लस H2। ठीक है, कॉपर क्लोराइड बन जाएगा। और नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स विद बेस, कि नॉन मेटल के ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
को आप रिएक्ट करवाओ, ये बेस है, और नॉन मेटल ऑक्साइड कौन सा लोगे आप, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, तो उससे क्या बन जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, ये कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, क्योंकि जब इनको वाटर के साथ फर्दर रिएक्शन करवाया जाएगा तो ये एल्कली बनाते हैं, एल्कली प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं कि व्हाट इज कॉमन बिटवीन एसिड बेसिस, सारों के सारों में कॉमन क्या है बताओ। इसकी भी एक्टिविटी दी हुई है ना, बल्ब वाली, बल्ब ग्लो करता है, एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था एसिड्स प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयंस एंड बेसिस प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयंस। तो जब एसिड को डिसोल्व किया जाता है वाटर में तो डिसोसिएट हो जाते हैं टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। जैसे देखो एग्जांपल आपको देखे, HCl, H प्लस H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, HNO3, CH3COH, सारे के सारे एग्जांपल ले सकते हो। तो एसिड कंटेन्स, यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, एसिड कंटेन हाइड्रोजन आयन एज कैटायन, ध्यान से सुनना बेटा, एंड एनायन कौन सा होगा, अगर हम HCl ले रहे हैं तो क्लोराइड एज एनायन, HNO3 है तो क्या होगा चलो बताओ, H पॉजिटिव कैटायन और NO3 नेगेटिव एज एनायन। बात समझ में आ गई, क्योंकि जो कैटायन प्रेजेंट है एसिड में वो क्या है, हाइड्रोजन आयन। तो ये सजेस्ट करता है दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन सॉल्यूशन व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, याद रहेगा आपको, याद रहेगा आपको, बताओ फटाफट, क्लियर, चलें आगे। चलो, अब हाइड्रोजन आयन एग्जिस्ट नहीं कर सकते अकेले, तो ये वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हाइड्रोनियम आयंस बना देते हैं। वाटर अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। HCl था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था हमारे पास, जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो H3O पॉजिटिव बन गया, हाइड्रोनियम आयन बन गई। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन। चलो, आप रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, आई थिंक, यस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स एंड वाटर। यस, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इट। ये कॉपर ऑक्साइड का एग्जांपल है, कॉपर क्लोराइड बन जाता है एंड साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड और बेस डिसॉल्व इन वाटर, बताओ। कि HCl को हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या हुआ, अरे जो अभी बात बताई उसी को मैंने दूसरे तरीके से पूछा है, क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस हो गए प्लस क्लोराइड आयंस। हाइड्रोजन आयन अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते तो वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर जाते हैं। इसी तरह जो बेस है उसको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस कर देते हैं। अब जब बेस डिसॉल्व हो जाता है वाटर में तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं, है ना। KOH ले लो आप, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो अब कंक्लूड कर सकते हो कि ऑल एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस एंड ऑल बेसिस प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयंस, और उनकी आपस की रिएक्शन क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन जो मिक्सिंग है एसिड
या बेस की इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसलिए क्या कहा जाता है, क्या कैसे कैसे मिलाते हैं, वाटर इन एसिड और एसिड इन वाटर। बताओ, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एसिड इन वाटर और वाटर इन एसिड। और जब वाटर मिलाया जाता है एसिड में तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, उसको कहते हैं डाइल्यूशन। वो क्या कहलाएगा, डाइल्यूशन। जल्दी से बता दो, वाटर इन एसिड और एसिड इन वाटर। वार्निंग सिग्नल्स भी आपने केमिस्ट्री लैब में देखे होंगे रिगार्डिंग दिस। उसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। जल्दी से, सोडियम क्लोराइड कैसे बनाते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस और एसिड, अभी बात करी थी हमने कि बेस और एसिड रिएक्ट करके सोल्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंड दिस कॉमन सोल्ट इज अ रॉ मटेरियल फॉर मेनी अदर केमिकल्स। बहुत सारे अभी हम बात करेंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, ये ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ये सारे के सारे इन्हीं से मिलेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे कि NaCl, मैंने बताया ना रॉ मटेरियल होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उससे बन जाएगा। कि इलेक्ट्रिसिटी जब पास करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चों, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोर एल्कली क्यों, क्योंकि देखो क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है। एल्कली क्यों, मैंने बताया था बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर नोन एज बेसिस। ठीक है, तो क्लोरीन गैस कहां पे प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे एनोड पे, क्लोरीन गैस एट एनोड। ठीक है, और हाइड्रोजन एट कैथोड, ये भी याद होगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां बनेगा, NaOH कहां बनेगा, नियर कैथोड। ठीक है बेटा, सारे के सारे प्रोडक्ट्स बहुत यूजफुल हैं, सबका यूजेज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर। अब जो क्लोरीन प्रोड्यूस हुई थी प्रोसेस में, उसको और अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से पास करेंगे, है ना, तो वो क्या बना देगी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना देगी। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या कहलाता है, ब्लीचिंग पाउडर। कहां यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर, अरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, और वाटर को जम से क्लीन करने में भी यूज होता है। तीसरा है बेकिंग सोडा, कि सोडियम क्लोराइड और अमोनिया की रिएक्शन जो होती है उससे क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं। पीएच क्या होती है, कोई बता सकता है, व्हाट इज पीएच ऑफ बेकिंग सोडा। एनसीईआरटी में भी पूछा गया है। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है। जब एसिडिटी हो जाती है तो कह देते हैं ना कि सोडा पी लो, तो इसका मतलब पीएच कितनी होगी, 7 से तो ज्यादा ही होगी। बेकिंग सोडा किचन में यूज होने वाला बहुत कॉमन एक केमिकल है, चाहे वो आपके क्रिस्पी पकोड़ाज के लिए हो, है ना। बताओ, बेकिंग सोडा चलो कमेंट सेक्शन में वेट रहेगा। नेक्स्ट वन इज, जो प्रोडक्ट हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड से, दैट इज वॉशिंग सोडा। दूसरा बहुत कॉमन केमिकल सोडियम कार्बोनेट, सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा, उसके बाद रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, तो 10 वाटर मॉलिक्यूल इसमें मिल जाते हैं, तो इसका नाम हो जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये भी कैसा है,
इट इज ऑल्सो ए बेसिक सोल्ट। अगेन अब ये 10 H2O क्या है, वही आ जाएगा वर्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यूजेस क्या है वॉशिंग सोडा के, परमानेंट हार्डनेस है जो वाटर के उसको रिमूव करने के काम आता है, सोडियम कंपाउंड के मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, पेपर इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। ठीक, उसके बाद लास्ट जो प्रोडक्ट है दैट इज पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कभी ना कभी आपने यूज जरूर किया होगा। कैल्शियम सल्फेट जो है, एग्जैक्ट रिएक्शन मैं आपके लिए लिखता हूं, कैल्शियम सल्फेट, दिस इज एग्जैक्ट रिएक्शन। यहां पे रिवर्स लिखी हुई है, ये रिएक्शन होती है। दिस इज जिप्सम और ये पीओपी है, दिस इज पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो फ्रैक्चर के टाइम पे डॉक्टर्स यूज करते हैं कि जिप्सम को अगर हम हीट करें 373 केल्विन पे तो इसमें से इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का लॉस हो जाता है एंड कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज फॉर्म्ड विच इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये आपका हो गया बच्चे सेकंड चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस। ठीक है जी, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, दैट इज यस मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो स्टार्टिंग में क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बेसिकली बात करेंगे कि मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है जी, कॉपर, कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोई इफ बट है तो बताओ, नहीं है, कोई समस्या नहीं, पक्का? ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। ठीक है, पक्का हो गया ना। अब अगर इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ही मैं एग्जांपल लूं और इसको मैं एसिड के साथ रिएक्ट करवा दूं तो क्या बनेगा, बताओ? इसको मैं बेस के साथ रिएक्ट करवा दूं तो भी ये रिएक्ट करेगा, ये AlCl3 बना देगा, ये NaAlO3 बना देगा, सोडियम एल्यूमिनेट। तो क्या मतलब हुआ इसका कि metal oxide which reacts with acid as well as base to produce salt and water are known as amphoteric oxides। समझ में आ गई बात कि एल्यूमिनियम HCl के साथ, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं बेटा। ठीक, लेकिन साथ में हमें यह भी पता है कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर insoluble in water। ठीक है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऑक्साइड्स डिसोल्व कर जाते हैं वाटर में एंड प्रोड्यूस एल्कलीज। सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड वाटर में डिसोल्व करके रेस्पेक्टिव एल्कली की फॉर्मेशन कर देंगे। क्लियर? चलिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। स्टीम के साथ वाली जो एक्टिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एनसीईआरटी की, आप स्किप नहीं करेंगे। जो जो वाटर में सोक वूल होती है, ग्लास वूल, उसमें फिर मेटल सैंपल होता है, उसको हीट किया जाता है और जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से कलेक्ट कर लिया जाता है। वो वाली रिएक्शन की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स। तो मेटल ने रिएक्ट किया वाटर के साथ, मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर दिया और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस साथ में रिलीज हो गई या प्रोड्यूस हो गई, आप कह सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और भी कोई एग्जांपल आप ले सकते हैं। एल्यूमिनियम का भी हमने एग्जांपल लिया था। अब क्या होगा जब मेटल रिएक्ट करेगा विद वाटर, सॉरी मेटल रिएक्ट करेगा विद एसिड।
रिवर्स रिएक्शन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स एंड साथ में क्या प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। ठीक है, ये वाली रिएक्शन की मैं बात कर रहा था, दिस रिएक्शन। ये डिफरेंट मेटल बिहेव और रिएक्ट डिफरेंटली विद वाटर, कि नॉर्मल जो हाईली रिएक्टिव है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे एक्ट कर देंगे और एनर्जी रिलीज करेंगे। ठीक, जो मॉडरेटली रिएक्टिव है उनको थोड़ी सी हीटिंग की जरूरत पड़ेगी, वो रिएक्ट कर देंगे। लेकिन एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना वो हॉट वाटर के साथ, दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म देयर मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। तो दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। उसके बाद मैं कह रहा था कि एसिड के साथ रिएक्शन कि मेटल्स, इसमें कोई बहुत ज्यादा स्पेशल चीजें नहीं है, बिल्कुल सिंपल रिएक्शंस है मेटल्स की। डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना देंगे। लेकिन देखिए ये ध्यान रखना है, कॉपर, मर्क्यूरी एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, एनसीईआरटी में पूछा हुआ है कि डू ऑल मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स इन सेम मैनर? नो, कॉपर, मर्क्यूरी एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट एट ऑल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर सॉल्ट्स या अदर मेटल सॉल्ट्स, तो देखिए ये भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन है कि मेटल ए है और सॉल्ट सॉल्यूशन है बी का, तो सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा ए का और मेटल बी। कि आयन है, आयन ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया, ये आयन यहां से चला गया सल्फेट के साथ, Fe यहां से मूव करके चला गया यहां और कॉपर रह गया अकेला, तो आयन सल्फेट बन गया। ठीक है, तो यहां पे भी वही बात आ जाएगी, रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन और एक्वस फॉर्म। ठीक है, तो मेटल ए और सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, तो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए एंड मेटल बी। ऑक्सीजन के साथ एसिडिक ऑक्साइड बना देगा, क्लोरीन के साथ क्लोराइड, हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड। मैंने कहा ना बिल्कुल कोई बहुत टफ रिएक्शंस नहीं है, बिल्कुल। देखो ऑक्सीजन ऑक्साइड, क्लोरीन क्लोराइड, हाइड्रोजन हाइड्राइड, सिंपल याद रखना है आपको। अब रिएक्टिविटी सीरीज आती है। रिएक्टिविटी सीरीज में आपको क्या याद रखना है, सबसे ऊपर पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयन, लेड, ये सारे हाइड्रोजन से ऊपर हैं तो मोर रिएक्टिव। उसके बाद कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये लेस रिएक्टिव हो गए। तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज हो गई, मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। तो तीन तरह के मेटल्स हैं इसमें भी, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव। ठीक है जी, ठीक है बेटा, बताओ। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, तो यहां पे आपने देखा क्या है, मरकरी है, इसका एग्जांपल आपको लेना है। मरकरी का जो ओर होता है दैट इज सिनाबार, HgS। जब इसको हीट किया जाएगा एयर में तो ये पहले ऑक्साइड बनाएगा अपना, और ऑक्साइड फिर रिड्यूस होके प्योर मेटल प्रोड्यूस कर देता है। सिमिलरली कॉपर सल्फेट के फॉर्म में मिलता है, और जस्ट उसको हीट करेंगे तो ऑक्साइड बनाएगा, और ऑक्साइड को हीट करने से फिर प्योर कॉपर हमें ऑब्टेन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेटल्स लो इन रिएक्टिविटी सीरीज आर अनरिएक्टिव, ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस्ड बाय हीटिंग अलोन। जब इनको हीट करेंगे तो अपने ऑक्साइड फॉर्म में चले जाएंगे, और ऑक्साइड्स को फिर रिड्यूस कर देंगे तो उनसे प्योर मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। दो एग्जांपल मैंने आपको बताए, क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट कमेंट सेक्शन में आना है। अब जो मिडिल में है रिएक्टिविटी सीरीज के या एक्टिविटी सीरीज के, उनके लिए दो मेथड यूज किए जाते हैं, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू, बताओ, किसी को पता है तो व्हाट इज रोस्टिंग एंड व्हाट इज कैल्सिनेशन। कि कार्बोनेट आयन को चेंज कर सकते हैं उनके ऑक्साइड्स में बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। तो जब लिमिटेड एयर में हीटिंग की जाती है तो वो कहलाता है
कैल्सिलेशन, लिमिटेड एयर, और सफिशिएंट या एक्सेस एयर में होगा तो वो क्या कहलाएगा, रोस्टिंग। ठीक है, तो कार्बोनेट ओर्स के लिए कैल्सिनेशन और सल्फाइड ओर्स के लिए रोस्टिंग यूज की जाती है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो जिंक सल्फाइड, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब उसको हीट किया गया तो जिंक ऑक्साइड मिल गया, लेकिन जिंक कार्बोनेट को जब हीट किया गया तो वो प्रोसेस कैल्सिनेशन कहलाई। ठीक है, तो मेटल्स इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज जैसे आयन हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव, है ना। तो वो नेचर में कैसे मिलेंगे, सल्फाइड या कार्बोनेट ओर्स की फॉर्म में मिलेंगे, तो उनको उनके मेटल से एक्सेप्ट करना, उनसे मेटल को एक्सेप्ट करना कंपैरेटिवली इजी है। तो रिडक्शन से पहले उनको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सल्फाइड ओर के लिए हम रोस्टिंग यूज कर देंगे और कार्बोनेटेड ओर को कैल्सिनेशन के हेल्प से, और फिर उनके ऑक्साइड से उनको प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर लिया जाता है। ठीक है बेटा, कैसे, जैसे जिंक ऑक्साइड है, उसको रिएक्ट करवा देंगे कार्बन के साथ तो जिंक मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस, तो रिडक्शन करवा देंगे इनका। ठीक है जी। अब यहां पे एक और रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है, मैंगनीज ऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर, ये वाली रिएक्शन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपने नाम सुना है थर्माइट प्रोसेस, थर्माइट रिएक्शन, याद कर लेना बेटा इसको। मैंगनीज ऑक्साइड एल्यूमिनियम की रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ये कहां यूज की जाती है, रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए। अब जो टॉपर्स हैं उनको कैसे एक्ट्रैक्ट करोगे, ये हाईली रिएक्टिव है ये तो जी, तो उनका क्या जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की मोल्टन स्टेट में जो क्लोराइड्स हैं उनको रिडक्शन कर देंगे, उनका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर देंगे, तो मेटल जो है वो कैथोड पे आ जाएगा और क्लोरीन गैस एनोड पे चली जाएगी, तो ये रिएक्शन हो जाती है। ये थर्मिट रिएक्शन मैंने दोबारा से आपके लिए मेंशन कर दी है, मिस नहीं करना है, थर्मिट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए बेटा इसके साथ। रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यहां पे मैं एक टॉपिक और बता रहा हूं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, और उसमें आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बाय हार्ट कर लेना है, उसका डायग्राम भी ये वाला है ना, ये वाला डायग्राम है कि एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड, ये इक्वल होंगे, ये कैथोड है और ये एनोड हो गई, तो नीचे की तरफ यहाँ पे एनोड मड आपको मिल जाएगी बाद में, जो इंप्योरिटीज होंगी, ये वाला इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। नाउ वी मूव टू चैप्टर 4, लास्ट चैप्टर आपका एनसीईआरटी का, क्योंकि एक चैप्टर ऑलरेडी जा चुका है। बहुत सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है हमने, फटाफट हो जाएगा क्योंकि आपने ही पढ़ी हुई है रिएक्शन। कंबस्शन, कि जब कार्बन कंपाउंड को बर्न करेंगे एयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी, बिल्कुल बेसिक रिएक्शंस हैं, कोई आपको इसमें कंफ्यूजन होने वाले चांसेस मुझे तो नहीं लगते, फिर भी अगर आपको लगते हैं तो एक बार बता दो। तब तक आप में से कोई ये बता सकता है व्हाई कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, कमेंट सेक्शन में। 2 वर्ड हैं सिर्फ, टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन, और स्मॉल साइज भी इंक्लूड हम कर सकते हैं, इसकी वजह से करते हैं, ठीक है ना। तो इन रिएक्शंस में कोई दिक्कत, उसके बाद होमोलोगस सीरीज आपका इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे जो सीखने वाली बात है, सॉरी यहीं पे मैं बता देता हूं कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो क्लीन फ्लेम देते हैं, ब्लू फ्लेम देते हैं, जबकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो येलो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि इस केस में कंप्लीट कंबस्शन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का कंप्लीट कंबस्शन होता है तो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होगी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का
इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है तो वो येलो कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, और अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का तो वो भी येलो कलर की फ्लेम ही प्रोड्यूस करेंगे, सूटी फ्लेम ही प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर इज वेरी नेसेसरी फॉर कंप्लीट कंबस्शन, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन जो आती है दैट इज ऑक्सीडेशन। इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनना, एल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहे वो एल्कलाइन KMnO4 हो, चाहे वो पोटेशियम डाइक्रोमेट हो, K2Cr2O7 हो, उनकी प्रेजेंस में वो क्या बना देते हैं, इथेनोइक एसिड बना देते हैं। इथेनॉल से इथेनोइक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है जी। ये आगे भी पढ़ेंगे आप रिएक्शन। तो ये जो एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट हमने मिलाया या पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड हमने मिलाया, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एल्कोहल टू एसिड्स। तो सो दे आर नोन एज बोलो, तो उनको क्या कह देंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। बिल्कुल सीधी सी बात, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो जाते हैं। एडिशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं दे अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं लाइक निकल और पैलिडियम, और दे प्रोड्यूस अनसैचुरेटेड से क्या बन गए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बन गए, है ना। दिस रिएक्शन इज वाइडली यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल क्या है, लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन्स है, दे आर लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स हैं, और उससे क्या बना देते हैं, एनिमल फैट बना देते हैं, विच आर सैचुरेटेड, एनिमल फैट आर सैचुरेटेड कार्बन चेन्स। तो लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन से सैचुरेटेड कार्बन चेन्स बनाने की जो प्रोसेस है, वेजिटेबल ऑयल से एनिमल फैट, वनस्पति घी, वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनाया जाता है, ठीक है जी। आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा कि जी वेजिटेबल ऑयल अनहेल्दी है, लेकिन एनिमल फैट जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो हार्मफुल कहलाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऑयल जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो यूज किए जाने चाहिए फॉर कुकिंग, ठीक है। ऑयल कंटेनिंग PUFA, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये याद रखना है वर्ड। देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूट कर देना, भगा देना, हटा देना, कि भैया जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर अनरिएक्टिव जनरली, कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं, इनर्ट आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन जब उनमें ऐड की जाती है तो बहुत फास्ट रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम 1 by 1, तो रिएक्शन ये हो जाती है। मीथेन में जब क्लोरीन मिलाई तो क्या बन गया, अब इसमें फिर से क्लोरीन मिला दो, CH3Cl, CH2Cl2, फिर इसमें क्लोरीन मिला दो प्लस Cl2 होना है, फिर इसमें क्लोरीन मिला दो, CCl4 बन जाएगा लास्ट में, ठीक है जी। अब दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, इन पे भी स्ट्रेस देने की जरूरत है कि इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम इथोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, ठीक है। प्रॉपर्टीज, बाकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इथेनॉल लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई नहीं होते, कॉमनली इसको क्या कहते हैं हम, एल्कोहल कहते हैं।
तो जितने भी एल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है। गुड सोलवेंट है, तो गुड सोलवेंट है तो इसको मेडिसिन में भी यूज किया जाता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ठीक है बेटा, सिरप्स में यूज करते हैं। सोल्यूबल है वाटर में, मैंने बताया गुड सोलवेंट है। तो इनटेक ऑफ इवन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेज ड्रंकननेस। ठीक है, बट जो एब्सोल्यूट अल्कोहल है उसका कंजप्शन डेंजरस हो सकता है, लीथल हो सकता है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक, दूसरी रिएक्शन, अगर इथेनॉल को हम हीट करें 443 केल्विन पे विद एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, इथीन प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, अब यहां पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, बिकॉज इट रिमूव वाटर, सो कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है बेटा, चलिए अब दूसरा है इथेनोइक एसिड। इथेनॉल की हमने बात कर ली। इथेनोइक एसिड क्या है, कॉमनली इसको क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। ठीक है जी, 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, उसको क्या कहेंगे, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, सॉरी विनेगर, विनेगर कॉमन नेम। मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन होता है, और जो कोल्डर एरियाज होते हैं वहां पे विंटर में फ्रीज हो जाता है, देन इट इज नोन एज ग्लेशियल एसिडिक एसिड। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस हैं। सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, एस्टर्स की फॉर्मेशन कैसे होती है कि एसिड और अल्कोहल जब मिल जाते हैं, ये वाली रिएक्शन नहीं है, चलिए उसको आगे डिस्कस कर लेंगे। ये दिस वन, पहले ये वाली रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के साथ ये रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म्स रेस्पेक्टिव सॉल्ट, जैसे या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी, बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों रिएक्शन जो हैं, जस्ट आप एक बार रिमेंबर कर लीजिए, यहां पे ब्रिस्क एफरेंस प्रोड्यूस होती है, जो बता देती है कि भाई यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। फिर बहुत हार्ड एंड फास्ट रिएक्शन इसकी नहीं है। बेस के साथ जो रिएक्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो रिएक्शन है सॉरी, उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, सोडियम एसीटेट प्रोड्यूस हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको मुझे पहले लिखना चाहिए था कि अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट टू फॉर्म एस्टर्स, और एस्टर्स आपको पता है स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेज हैं, इसलिए उनको फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, परफ्यूम्स में उनको यूज किया जाता है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। यहां पे कैटलिस्ट का भी यूज किया जाता है, एसिड कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शंस हैं बेटा। अब आप कहोगे सर आपने तो सोप एंड डिटर्जेंट का बताया ही नहीं बेटा, वो रिएक्शंस की हमने बात करी अभी। यहाँ पे सोप एंड डिटर्जेंट्स ऑलरेडी मैं डिटेल में वीडियो में बता चुका हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, है ना। ये एक्टिविटी भी इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसल फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं उनकी एक अलग से मैं वीडियो बनाने वाला हूं, हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, है ना। और मैं आपसे हमेशा एक ही चीज मांगता हूं बच्चों, पढ़ते रहिए, अपने डाउट पूछते रहिए, अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है ना। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्योंकि एग्जाम टाइम है, फ्री पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिल रहा है, तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, जिसको भी जो भी आपको लगता है नीडी वंस के साथ शेयर कर दीजिए। पढ़ते रहिए, गुड लक।